साथियों नमस्कार। प्रत्येक स्कूल की एक दिनचर्या होती है। सुबह प्रार्थना सभा से लेकर छुट्टी होने तक गतिविधियां अपने निर्धारित समय पर आयोजित की जाती हैं। आपने कभी सोचा है क्या इस दिनचर्या को, इन गतिविधियों को कहीं से मार्गदर्शन मिलता है? हाँ, इन गतिविधियों को, इस दिनचर्या को मार्गदर्शन देती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा बनाई जाती है और स्कूलों की शिक्षा को, दिनचर्या को मार्गदर्शन देने का कार्य करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सामान्य केंद्रकों के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें शामिल होते हैं हमारे संवैधानिक मूल्य, जिसमें समता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये सारे सामान्य केंद्रक, ये सारे सरोकार शामिल होते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में और इन्हें आधार बनाकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा स्कूलों की पाठ्यचर्या के लिए मार्गदर्शन देती है। इसमें ये बताया जाता है कि स्कूल की जो गतिविधि है, चाहे वो प्रार्थना सभा हो, चाहे वो कक्षा में शिक्षण अधिगम हो, इन्हें किस प्रकार इन संवैधानिक मूल्यों को, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को, संस्कृतियों को साथ में लेकर चलना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के पश्चात एक और दस्तावेज आता है जिसे हम कहते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम हमारे स्कूलों की शिक्षण अधिगम जो कक्षाओं में चलते हैं उसके लिए टॉपिक्स और थीम्स देता है और ये टॉपिक्स कक्षावार, विषयवार दिए जाते हैं और इनमें ये बताया जाता है कि किस कक्षा में, किस विषय में, किस तरह की विषय वस्तु को पढ़ाया जाए, उसका मूल्यांकन कैसे हो, उसको कितना समय देना है, ये सारी बातें हमारे पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। पाठ्यक्रम के पश्चात आती हैं हमारी पाठ्यपुस्तकें। पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु होती है, यानी कि जो टॉपिक्स हमने पाठ्यक्रम में दिए होते हैं उनको डिटेल्ड आउट, यानी कि उनका विवरण दिया जाता है पाठ्यपुस्तकों में। राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल पुस्तकें बनाई जाती हैं NCERT द्वारा, परंतु राज्य में और संघ शासित प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो संदर्भ अलग होते हैं। हमारे देश में भाषाई विविधता है, हमारे देश में सांस्कृतिक विविधता है, यानी कि संदर्भ अलग हैं। तो जो मॉडल पाठ्यपुस्तकें होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बने होते हैं, हमारे राज्य और संघ शासित प्रदेश अपनी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते हैं जिसमें बच्चों के लिए संदर्भों का ध्यान रखा जाता है। अगर पंजाब में गेहूं का उपयोग ज़्यादा किया जाता है खान पान में, तो दक्षिण भारत में चावल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है और पाठ्यपुस्तकों को इस संदर्भ का ध्यान रखना होता है। उनके जो पाठ होते हैं, जो हमारे पाठ्यपुस्तकों में जो पाठ दिए जाते हैं, उसमें उस प्रदेश की संस्कृति, उस प्रदेश के खान पान का ध्यान रखा जाता है ताकि बच्चों को लोकल की जानकारी मिल सके, यानी कि स्थानीय ज्ञान मिल सके और वो स्थानीय ज्ञान से धीरे धीरे आगे वैश्विक ज्ञान की तरफ बढ़े। तो पाठ्यपुस्तकों के पश्चात हमारे सामने आती हैं शिक्षकों के लिए सहायक सामग्री, यानी कि जो शिक्षकों के लिए जो हम शिक्षण अधिगम सामग्री बनाते हैं वो हमारे पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है, क्योंकि शिक्षकों को अब उस परिप्रेक्ष्य को कक्षा में लेकर जाना है, ट्रांजैक्ट करना है और उस ट्रांजैक्शन के लिए, उस हस्तांतरण के लिए शिक्षकों को हमें प्रशिक्षण देना पड़ता है और प्रशिक्षण के लिए हमें ये सामग्री तैयार करनी पड़ती है। तो अभी तक आपने देखा ये संबंध राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के पश्चात पाठ्यचर्या जो कि स्कूल स्तर पर होती है, उसके पश्चात आए पाठ्यक्रम
जो कि स्कूली पाठ्यचर्या में अपना योगदान देते हैं और पाठ्यक्रम के पश्चात बनती हैं पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यपुस्तकों के पश्चात बनाई जाती है शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी शिक्षकों के लिए सहायक सामग्री। अब फिर एक प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को मार्गदर्शन देने का भी काम करने वाले कुछ दस्तावेज होते हैं? तो साथियों, इसका उत्तर है हाँ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को मार्गदर्शन देती है शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आज हमारे सामने तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। इसके पहले 1968 में सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और उसके पश्चात 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात NCERT द्वारा पहली राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975 बनाई गई और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात NCERT ने 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं का निर्माण किया। 1988 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, वर्ष 2000 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और वर्ष 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब 1986 के 34 वर्षों पश्चात हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने है और इसके पश्चात पुनः नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के निर्माण का प्रस्ताव है। अब आपके मन में एक और प्रश्न आता होगा कि क्यों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा हम बार बार बनाते हैं। आप सब जानते हैं, हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के विषय में ये सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक परिवर्तन हमें ये बताते हैं कि हमें अपनी शिक्षा नीतियों में परिवर्तन लाना है, हमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं में परिवर्तन लाना है ताकि हम अपने बच्चों को अपडेटेड सूचनाएं प्रदान कर सकें, अपने बच्चों को वैश्विक स्तर के नागरिकों की तरह उनका निर्माण कर सकें। पाठ्यपुस्तकों के पश्चात जब हमने शिक्षकों को प्रशिक्षण दे दिया तो उसके पश्चात हमारे सामने एक सवाल उठता है कि जो हम स्कूल की सारी गतिविधियां कर रहे हैं, जो स्कूल की सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इनका लक्ष्य क्या है। तो हम सब जानते हैं और आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी यही कह रही है, बच्चों का सर्वांगीण विकास, ये हमारा लक्ष्य है। बच्चों का सीखना, सिखाना, ये हमारा लक्ष्य है, हमारे स्कूल की जो गतिविधियां हैं, जो दिनचर्या है। और ये सर्वांगीण विकास के लिए हमने लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं, अधिगम के प्रतिफल। ये अधिगम के प्रतिफल हमें ये बताते हैं कि बच्चों में किस प्रकार ज्ञान, कौशल और सामाजिक और वैयक्तिक गुण हासिल किए जा रहे हैं। ये लर्निंग आउटकम्स टेक्स्ट बुक से भी परे जाकर बच्चों की पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व के विकास में अपना योगदान देते हैं। NCERT ने 1 से लेकर 10वीं कक्षा तक के लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया है और लर्निंग आउटकम शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, क्योंकि शिक्षक अपने पाठ पढ़ाने के बाद, अपने टॉपिक्स पढ़ाने के बाद वो देख सकते हैं कि बच्चे के ज्ञान में, बच्चे के कौशल में और बच्चे के सामाजिक और वैयक्तिक गुणों में क्या परिवर्तन आया और इसके आधार पर वो पुनः अपनी शिक्षण अधिगम की नई योजना बना सकते हैं, वो मनन कर सकते हैं और क्या ज़रूरी है बच्चे के लिए, उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, हम लोगों ने देखा ये किस तरीके का संबंध है, ये जो हमने बहुत सारी आज टर्म्स आपके सामने लाई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, स्कूल की पाठ्यचर्या है, हमारे पाठ्यक्रम हैं, हमारी पाठ्यपुस्तकें हैं और शिक्षकों के लिए सहायक सामग्री है और लर्निंग आउटकम्स यानी कि सीखने के प्रतिफल हैं। इन सब में एक संबंध होता है। इस संबंध को समझना हमारे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ावा देना है।
इस प्रक्रिया में हमारे सामने एक और महत्वपूर्ण शब्द आता है, वो है हिडन करिकुलम, गुप्त पाठ्यचर्या। आपके मन में विचार आता होगा, ये गुप्त पाठ्यचर्या क्या होती है? साथियों, हमारी शिक्षा नीति हो या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, सब में हमें जेंडर संवेदनशीलता के बारे में बताया जाता है। परंतु अगर कक्षा में शिक्षक लड़के और लड़कियों को यानी छात्र और छात्राओं को अलग अलग बैठाते हैं, तो ये एक गुप्त संदेश देता है बच्चों में कि उनमें अंतर है, उनमें डिस्क्रिमिनेशन है। जबकि शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और यहाँ तक कि हमारी किताबें भी जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने की बात करती है। पर अगर शिक्षक उस तरह का बिहेवियर कक्षा में करता है, उस तरह का व्यवहार करता है, तो ये कहीं ना कहीं से बच्चे को एक ऐसा मैसेज दे जाता है और वो बच्चे उसे उस संदेश को अपने व्यवहार में ले आते हैं, और इसे हम कहते हैं हिडन करिकुलम यानी कि गुप्त पाठ्यचर्या। तो हमारे शिक्षकों के लिए ये कहना है, हमारी तरफ से ये सुझाव है कि हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा व्यवहार है वो हमारा व्यवहार इस प्रकार से हो जिससे कि हमारा जो समावेशन का उद्देश्य है, यानी कि सबको साथ लेकर चलने का स्कूली शिक्षा का उद्देश्य है, सबको एक साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य की हम पूर्ति कर सकें। और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का जो सबको साथ लेकर चलने का और सबको एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का उद्देश्य है, वो हम पूरा कर सकें। धन्यवाद।